चलिए, तो यहाँ तक पढ़ चुके थे। आपका कहाँ तक बता दिए थे फर्स्ट पार्ट में। हमारे ख्याल से आप लोगों को दर्पण के बारे में हम आपतन बिंदु, अपवर्तन बिंदु, आपतित आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ये सब सारी किरणें बता दिए थे। अब आगे का कुछ जो है वो अब चर्चा करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। ठीक है। समतल दर्पण में देखो हम परावर्तन देख चुके थे। अब इसके बाद अगला देखते हैं। परावर्तन के बाद अब आगे का टॉपिक देखते हैं और आगे का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है। तो अब आगे हम लेते हैं समतल दर्पण के बारे में अध्ययन करते हैं। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण मतलब सीधा सपाट। ठीक है। जो सीधा देख रहे थे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण आपका क्लियर हो गया था। आप कह रहे थे कि समतल दर्पण के बारे में आप क्या कह रहे थे। सोचो ध्यान से, फटाक से सोचो, समतल दर्पण के बारे में क्या कह रहे थे। ऐसा दर्पण जो एकदम प्लेन, सीधा, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। अब दर्पण किसके नाम के पीछे लगा रहे थे। दर्पण यानी किसी कांच के कटे हुए सीधे टुकड़े को अब नीचे वहां लेप कर दो। क्या लगा दो, लेप। जैसे कुकर में लेप लगता है ना, लड़कियां जाती है अच्छे से खाना वाना बनाने, पहले पहले लेवारा जाता था उसको, तो लेप लग जाता था। तो वैसे ही समतल दर्पण में क्या होता है, आप कांच लीजिए और उसके नीचे पेंट एक लेप कर दीजिए जिससे वो परावर्तक तल हो जाए। और इसी दर्पण को, ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है। अब समतल दर्पण का देखते हैं, जैसे आप इसका यूज कहाँ कर सकते हैं, समतल दर्पण कहते हैं किसे है, इसका उपयोग कहाँ करेंगे, कहाँ कहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। देखो, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है ना, समतल दर्पण, समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है ना, इसमें आपकी वस्तु, सोचो कि कितना वीआईपी दर्पण है। वस्तु जितनी दूरी पर रहती है, जितनी दूरी पर वस्तु उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। जितनी दूरी पर आप वस्तु रखेंगे उतनी दूरी पर क्या बनेगा आपका प्रतिबिंब। जितनी दूरी पर वस्तु उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। जितनी दूरी पर आप वस्तु रखते हैं उतनी दूरी पर समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण ऐसा दर्पण किसी प्लेन कांच के निचले हिस्से पर पेंटिंग कर दी जाए, प्लेन कांच के निचले हिस्से पर पेंटिंग कर दी जाए और ऊपर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, ऊपर वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, तो बाबा इस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में वस्तु जितनी दूरी पर प्रतिबिंब, वस्तु जितनी दूरी पर रहती है प्रतिबिंब भी वैसे ही बनता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं, समतल दर्पण के कुछ गुण देखते हैं। समतल दर्पण के गुण, समतल दर्पण के गुण। समतल दर्पण का पहला गुण यह होता है ना, आप सब दर्पण की तरफ v वेग से चल रहे हैं, v वेग से चल रहे हैं तो दर्पण में आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा जानते हो, 2v। यानी दर्पण दिखाएगा कि आप उसके सामने दोगुने वेग से आ रहे हो। आप v वेग से उसके सामने जा रहे हो, आप किसी के सामने v वेग से जा रहे हो। समतल दर्पण में जैसे हम कोई समतल दर्पण लगाए, आप उसके सामने दौड़ के v वेग से जा रहे हो, तो उसका दिखाएगा कि आप उसके सामने दुगने स्पीड से आ रहे हो। पिक्चरवा में जो मार धाड़ होता है देखते हो ना, कितना तेज दौड़ते हैं, वैसे नहीं दौड़ते, यही कमाल होता है। समतल दर्पण में कोई वस्तु आती है तो v वेग से आती है, लेकिन वो आता हुआ समतल दर्पण में किससे प्रतीत होता है, 2v वेग से। अब देखो, कोई समतल दर्पण है उसमें पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर देखो किसी समतल दर्पण में आपको पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, जैसे हमारा किसी समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो हमारी लंबाई दर्पण की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समझ रहे हो, जैसे हम इतने लंबे हैं तो हमारे लंबाई का आधा अगर दर्पण रहेगा तब हमारा फोटोआ बनेगा उसमें, नहीं तो फोटो नगद नहीं बनेगा। ठीक है। फोटो बनाना है समतल दर्पण में, अपना एकदम बढ़िया सच के जाना है, तो दर्पण की लंबाई आपकी लंबाई की आधी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब देखो, इसमें प्रतिबिंब निकालने का सूत्र होता है, प्रतिबिंब निकालने का एक सूत्र होता है बाबू। क्या सूत्र होता है, देखो ये कहता है प्रतिबिंब निकालने का एक सूत्र देता है। आप नाई की दुकान में देखे होंगे, 360 डिग्री बटे थीटा, 360 डिग्री बटे थीटा -1।
360 डिग्री बटे थीटा माइनस ए, ये इसका सूत्र होता है। ये क्या कहता है सूत्र? नॉर्मली क्या कहता है, आप बाल कटाने गए हो, ऐसा तो नहीं है कटाने नहीं गए होगे, तो वहां पर देखते हो जो नाऊ का दुकान रहता है, जो शर्मा जी का दुकान रहता है, उसमें आप देखते हैं कि एक ही फोटोग्राफ के पीछे 5-6 फोटो दिखाई देता है। मतलब सिर रहेगा आपका एक थे, लेकिन पिछाओं वाले का चौक दिखाएगा 4 थे। तो कैसे होता है? तब ये खेल आता है समतल दर्पण का। समतल दर्पण क्या कहता है, इसको जितना झुकाओगे उतना ही उसको आगे वाले को झुकाओगे, तो एक प्रतिबिंब नहीं, आपका कई सारे प्रतिबिंब बना देगा। ये थीटा 360 डिग्री पर झुकाओगे तो थीटा बढ़ेगा, जब थीटा को बढ़ाओगे तो आपका प्रतिबिंब की संख्या कम होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, अधिक होने लगेगी, और आपको एक ही में बहुत सारे दिखाई देंगे। जिसे देखते हो ना, डबल रोल कैसे करते हैं पिक्चरों में, डबल रोल कैसे होता है, ऐसे लगता है कि 5-7 एकदम चारों तरफ है, कैसे चारों तरफ दिखाई देते हैं कि जैसे महाभारत रामायण देखोगे, बाप रे 5-7 ना। देखो 5-7 दिखाया जाता है, तो कैसे पता चलता है? यही समतल दर्पण चारों तरफ लगा देंगे एकदम, इधर से हंसेगा हा, उधर से हंसेगा बहुत डरा जाएगा, ये बाप रे इतने लोग चारों तरफ से आ गए, अब हम भागते हैं, हम डर जाएंगे। ठीक है, तो इसी हिसाब से इसी का इस्तेमाल किया जाता है 360 थीटा माइनस ये रहा समतल दर्पण का यूज। ठीक है, अब आप समतल दर्पण आई वो बच्चे समझ गए होंगे, तो अब हम आपको लेके चलते हैं उत्तल दर्पण में। ठीक है, उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण में आप क्या पढ़े थे? उत्तल दर्पण में कहा गया था कि दबे हुए हिस्से पर कलई कर दी जाए और उभरे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो? परावर्तन। दबे हुए भाग पर कलई, उभरे हुए भाग पर प्रकाश का परावर्तन, ऐसा दर्पण आपका उत्तल दर्पण। दबे हुए भाग पर कलई, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन, ऐसा दर्पण आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, फिर से एक बार बोलिए, दबे हुए भाग पर कलई, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन, ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि ये किरणों को फैला देता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि ये किरणों को फैला देता है। ठीक है, आप कैसे कहेंगे उत्तल दर्पण? उत्तल दर्पण जो होता है वो किरणों को फैला देता है। क्लियर है बेटा? अब आगे चलते हैं। जैसे उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का बाबू आप उपयोग कहां करोगे? उपयोग, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। उत्तल दर्पण जैसे अनंत से प्रकाश किरणें आ रही तो वो केंद्रित करके एक बिंदु पर कर देता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग कार के बैक मिरर, कार रहता है, कार के बैक मिरर में करते हैं। गड़िया के पीछे बगलिया वाला जो कांच रहता है उसमें करते हैं। और अवतल दर्पण का आप क्या करते थे? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में क्या आता है? आप इसमें उभरे हुए भाग पर कलई कर देते हैं। किस भाग पर? उभरे हुए। अवतल दर्पण में किस भाग पर कलई? उभरे हुए भाग पर कलई। उभरे हुए भाग पर कलई, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन, बन गया आपका कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। उभरे हुए। अच्छा, आपको एकदम बढ़िया सी एग्जांपल दे इसका घरेलू वाला। एकदम बढ़िया का एग्जांपल है आपका घर का चम्मच। घर में चम्मच तो होगा आपको, जिससे खाते हो खाना होना, कि हाथ से लपेटते हो। तो देखो चम्मच है, उस चम्मच का जो डबल का भाग है उसमें देखो और भरा हुआ भाग देखो, तो आपको सीधा पता चल जाएगा। देखो जो आपका उभरा हुआ भाग है, दबे हुए भाग पर कलई, उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन, तो क्या कहते हैं कौन सा दर्पण? उत्तल। तो उसमें देखोगे आपका पृथ्वी पर आभासी सीधा बनेगा, लेकिन अवतल दर्पण में देखोगे आपका वास्तविक उल्टा बनेगा, यानी उभरे हुए भाग पर नहीं, उसके डबल का हिस्सा भी, जिसमें आप भर के खाते हो, कोई भी चीज भर के खाते हो, उन वाले हिस्से में देखोगे तो आपका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा
और पिछवा वाले हिस्से में देखोगे तो आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है, ये रहा आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के उपयोग देख लेते हैं। उपयोग, इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग बाबू, इसका उपयोग डॉक्टर लोग करते हैं। डॉक्टर करता है किसमें? आंख कान की बीमारियों के इलाज में। आंख और कान की बीमारियों के इलाज में किया जाता है। और सेविंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सेविंग मतलब इकट्ठा करना नहीं, जो दाढ़ी ओढ़ी बनता है छिलाता है, इधर आप लोग बनवाते होंगे तो उसी को कहते हैं सेविंग। सेविंग में इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बढ़िया से एकदम जो रहता है एकदम बढ़िया से चेहरा साफ उफ करते एकदम भड़कने लगे चेहरा बढ़िया से। जाओ तब मार्केट में एक राउंड घूम के आओ बढ़िया से। ठीक है, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में थोड़ा आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई प्रतिबिंब नाम का जो चीज आ रहा है, ये प्रतिबिंब होता क्या है आखिर? ठीक है, अब प्रतिबिंब की बात करते हैं। प्रतिबिंब, ठीक है, देखो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? नॉर्मली जब कोई प्रकाश किरण होती है, दर्पण से कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, कोई प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे कोई एक बिंदु है, वहां से प्रकाश किरण चली, कोई एक बिंदु है, वहां से प्रकाश किरण चली, एक बिंदु है वहां से प्रकाश किरण चली, और वहां से चलने के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु पर अगले वाले बिंदु का, उस बिंदु पर अगले वाले बिंदु का प्रतिबिंब बन जाता है और उसी को कहते हैं प्रतिबिंब। ठीक है, क्लियर है? प्रतिबिंब आपके दो प्रकार के होते हैं, आभासी, आभासी, वास्तविक। आभासी, वास्तविक। आभासी में क्या होता है? प्रकाश की किरण अनंत से आई और किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और अगर दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं, किसी बिंदु पर मिलती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, यहां तक हमारे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जो है इसे पर्दे पर आप ले सकते हो? नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। और आपका वास्तविक प्रतिबिंब जो होगा वो हमेशा, अगर कोई प्रतिबिंब वास्तविक है तो वो उल्टा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक तो उल्टा, आभासी तो सीधा। प्रतिबिंब वास्तविक तो उल्टा, आभासी तो सीधा। क्लियर है यहां तक? अब आगे चलते हैं। देख लो, प्रतिबिंब दर्पण से अनंत से आने वाली प्रकाश, अनंत के बिंदु प्रकाश से आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है। ठीक है, अगर मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब। मिलती है तो वास्तविक, मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी, मिलती है तो वास्तविक, मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी। क्लियर है तक? अगर वास्तविक है तो आपका प्रतिबिंब उल्टा, आभासी है तो सीधा। अगर वास्तविक है तो फटा हुआ उल्टा, अगर आभासी है तो फटा हुआ सीधा। ठीक है, तब तो गड़बड़ा जाएगा। किसी को देखो अगर सही में वास्तविक बन गया, अगर उल्टा बन गया तब तो दिक्कत हो जाएगा भाई। तो लोग कहां कहां दिमाग लगा देते हो। आगे चलते हैं। यह हो गया प्रतिबिंब
अब प्रतिबिंब के बाद देखते हैं दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषा। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। सबसे पहला देखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। वक्रता किसे केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण जिसका एक भाग होता है, जिसका एक भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? कैसे? अब देखो, ये आपका गोला सा कांच हो गया, गोला सा कांच हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। यहां से आप इसको सीधा सीधा काट दो इसे, तो ये जब इसको काटोगे तो ये ऐसे अलग हो जाएगा, ऐसे। ध्यान से देखो, इसको काटोगे तो ऐसे अलग हो जाएगा, ऐसे अलग अलग हिस्से में, ये ऐसे अलग अलग हिस्से में अलग हो जाएगा। ये रहा इसका केंद्र और ये रहा इसका केंद्र, दोनों को मिलाकर दोगे तो एक ही केंद्र हो जाएगा। तो गोली दर्पण जिस कटे हुए कांच का भाग होता है, गोली दर्पण जिस कटे हुए कांच का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस कटे हुए कांच का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस कटे हुए कांच का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण जिस कटे हुए कांच का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये आपका क्या हो गया? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। दूसरा वक्रता केंद्र हो गया। अब दूसरे पर चलते हैं। वक्रता केंद्र के बाद देखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? अब देखो, आप किसे कहते हो? त्रिज्या किसे कहते हो? त्रिज्या कहते हो केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो दर्पण के वक्रता केंद्र से आगे ध्रुव तक की दूरी को दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, दर्पण के केंद्र से परिधि तक की दूरी को या ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिर से देखो, वक्रता केंद्र गोली दर्पण जिस कटे हुए कांच का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस कटे हुए कांच का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र, और गोली दर्पण के केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे ये मान लो इसका इमेज हो गया, इसका इमेज यहां देखते हैं। जैसे देखो, ये आपका कोई कटा हुआ कांच हो गया, ये इसका केंद्र हो गया वक्रता केंद्र, और यहां से यहां तक इसकी बीच की जो दूरी है इसको आप आर से प्रदर्शित करोगे। इसे जो वक्रता केंद्र है, केंद्र कहते हैं, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल सी से। तो यहां पर हो गया आपका सी,
और यहां से यहां तक की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर। अब हम ध्रुव आ रहा है तो ध्रुव देख लेते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं आगे? ध्रुव, ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। पोल, तो पोल किसे कहते हैं? गोलीय कांच को, गोलीय कांच को विभाजित करने वाली, विभाजित करने वाली, करने वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये देखो, यहां पर इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। ये इसको अगर यहां से काट दिया तो चाहे तो कांच एक, ये हिस्सा ऊपर, ये हिस्सा नीचे, ऊपरी हिस्सा निचला हिस्सा दो हिस्सों में विभाजित हो जाएगा। तो गोली दर्पण को विभाजित करने वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव। इसके बाद आते हैं, आपको बताते हैं, 3 हो गया, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव। अब आपको बताते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको मुख्य अक्ष बताते हैं, मुख्य फोकस नहीं। मुख्य अक्ष जब समझेंगे तो मुख्य फोकस समझेंगे। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र, केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, रेखा ध्रुव कहलाती है, सॉरी मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये देखो, ये हो गया हमारा कांच, ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया। इन दोनों को मिला कौन रही है? ये रेखा मिला रही है, तो इसी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, AXIS। ठीक है, मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष के बाद आते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? मुख्य फोकस इसे कहते हैं, देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें वाली प्रकाश की किरणें की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे
मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस किसे कहते हैं? अब ध्यान से समझो, बहुत सरल है। वक्रता केंद्र, अभी मुख्य फोकस का आपका एग्जांपल देकर बताते हैं। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोली दर्पण जिसका एक भाग होता है, ऐसा गोली दर्पण जिस कटे हुए कांच का भाग होता है, गोली दर्पण जिस कटे हुए कांच का भाग होता है, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र यहां पर। अब उसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या। अब त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या दर्पण की वक्रता केंद्र तथा ध्रुव तक की दूरी को दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय कांच को विभाजित करने वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोलीय कांच को विभाजित करने वाले बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष के बाद मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के, जैसे हमारा हाथ मान लो मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर जो प्रकाश किरणें चल रही है, सब समांतर यानी सीधे इसके समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, कोई आगे दर्पण है, इससे परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है, उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। कैसे, वो दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। अब मुख्य फोकस कहते हैं, यहां तक क्लियर है। अब आगे बताते हैं। मुख्य फोकस का डेफिनेशन आपको नहीं मिटाते हैं क्योंकि बताना है इसको अभी, तो मुख्य फोकस अभी बताते हैं आपको, समझाते हैं कि आखिर मुख्य फोकस कैसे है, ठीक है। रेखा, अब देखो ये तो आपका मुख्य अक्ष, हमें मुख्य फोकस बताना है। अब देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। कैसे, देखिए, ठीक है, देख ये आपका दर्पण हो गया, ये आपका मुख्य अक्ष, ये आपका ध्रुव। इस पर हम कलई कर देते हैं, कलई कर दिए, ठीक है, कलई कर दिए। अब इसके समांतर प्रकाश किरणें ऐसे ऐसे आ रही, इसके समांतर प्रकाश किरणें आई और यहां पर इस दर्पण से टकराई ऐसे, और टकराने के पश्चात ये देखो, देखो टकराने के पश्चात हम मानते हैं ये जैसे हमारा वक्रता केंद्र है, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव,
और इसके बीच में आप जानते हैं यहां से यहां तक की दूरी को आप वक्रता त्रिज्या कहते थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां देखो, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही है ना, इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। इसी को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। फिर से देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। क्लियर है यहां तक? देखिए, समझ लीजिए मुख्य फोकस फिर से। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात